वेलकम। आप देख रहे हैं निकुंज की नज़र और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हमारी साप्ताहिक पेशकश जो हम लेकर आते हैं आपके लिए, जहां पर बात की मौजूदा चाल और आने वाले दिनों की चाल का एक विश्लेषण हम करते हैं। हमारे साथ प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया जुड़ गए हैं। निकुंज, स्वागत है आपका निकुंज की नज़र में। और 20,000 का आंकड़ा बहुत खास, लेकिन बाजार यहाँ पर जो है अपना दमखम खो रहा है, हिल डुल रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब 20,000 का आंकड़ा निफ्टी ने पार कर रहा था, एक बार हमें लग रहा था कि निफ्टी, क्योंकि 20,000 का आंकड़ा करीब 3-4 महीने बाद उसने पार करा था, शायद थोड़ा एलिवेशन और गेन करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ कारण है इसके। कारण मेरे हिसाब से ग्लोबल ज़्यादा हैं और लोकल कम है। ग्लोबल कारणों में अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि क्रूड अचानक $95-93 हो गया है, जो 70-75 का 95-93 और विंटर के पहले हो रहा है। अक्सर माना 100 तक जाता जाने है, की बात हो रही है। जी हाँ, तो अक्सर माना जाता है कि क्रूड जो है अगर वह विंटर आने से पहले बढ़ जाता है तो विंटर की जो डिमांड होती है हीटिंग ऑयल की ज़्यादा होती है। आप घरों को ठंडा करना चाहते हैं तो उसकी वजह से शायद डिमांड और बढ़ जाए। तो क्रूड का उछलना, रुपये का गिरना, ग्लोबली अगर आप देखें तो यूएस फेड से जो हमने कम्युनिकेशन देखा है, और डॉलर और एफआई की सेलिंग, कुल मिलाकर के सितंबर एंड में जहाँ की हमें लग रहा था कि निफ्टी में जो ब्रेकआउट हुआ था वह शायद निफ्टी को और ऊंचा ले जाएगा, कम से कम 21,000 या 21,500 तक ले जाएगा, एक प्रकार से इस समय थम सा गया है। तो मार्केट रुका नहीं है, थम गया है। आप एक लंबी दौर में अगर भाग रहे हैं तो आप थोड़ा विश्राम करना चाहेंगे, थोड़ा पानी पीना चाहेंगे, ग्लूकोज पीना चाहेंगे। तो बुल ग्लूकोज पी रहा है? तो बुल इस समय ग्लूकोज पी रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, मगर ग्लूकोज पीने का मतलब है जब वापस आएगा तो हाई एनर्जी से वापस आएगा। तो मंडड़ी जो है, जो बेज हैं, वो मतलब अभी तक जग नहीं पा रहे हैं या उनकी गिरफ्त से दूर ही है, हम ऐसा कह सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कभी बेरिश मत होइए, नेवर गो शॉर्ट ऑन इंडिया। पिछले 20 साल में आपने तेज़ी में ज़्यादा पैसा बनाया या फिर मंदी में ज़्यादा पैसा बनाया? तो आपको ने तेज़ी में ज़्यादा पैसा बनाया। ग्लोबल मार्केट जो हम पिछले बड़े करेक्शन देखते हैं, जिसमें हम बोलते हैं जी बुल मार्केट हैज़ बिकम अ बेयर मार्केट, जहाँ पे इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स में 30-40% का करेक्शन आया है, वह ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से आते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, 2000 में टीएमटी का जो बबल था वो बस्ट हुआ, उसके बाद 9/11 हुआ, जिसके बाद यूएस मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स फेल इन अ स्ट्रेट लाइन मैनर। फिर 2008, जिसमें हम बोलते हैं ग्रेट ग्लोबल क्राइसिस ऑफ अमेरिका, अमेरिकी बैंक्स में जिसमें एकदम धराशायी हो गए थे, उस समय इंडेक्स 50% गिरा। फिर हमने देखा कोविड, जो कि होनी अनहोनी थी, जो कि एंटिसिपेटेड नहीं था, जो कि नेचर की वजह से हुआ था, हैंडमेड क्राइसिस नहीं था, उसकी वजह से मार्केट गिरा। यूक्रेन, जो कि युद्ध था, जो कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा था, एक ग्लोबल था, उसकी वजह से मार्केट गिरा। तो मार्केट में हमेशा जो बुल मार्केट, बेयर मार्केट जब बनता है हिंदुस्तान के अंदर, जब कोई ग्लोबल सेल ऑफ आता है या फिर वैल्यूएशंस सीमा पार हो जाते हैं। तो इस समय ना कोई ग्लोबल मैक्रो रिस्क लग रहा है और ना मुझे कोई वैल्यूएशंस को लेके रिस्क लग रहा है। तो मार्केट्स में बी एट एन ऑल टाइम हाई, वी आर आउट फ्रॉम अ टीन्स, अंग्रेजी में हम बोले, बट मार्केट वैल्यूएशंस आर नॉट एट एन ऑल टाइम हाई। तो टीन्स के बाद आप ये थोड़ी कीजिए अब बेस्ट ऑफ लाइफ इज ओवर। बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा सा और इसको बारीकी में समझते हैं ग्लोबल हलचल के हिसाब से, और यहाँ पर जो फेड ने स्टैंड लिया है उसको आप कैसे देखते हैं? फिलहाल तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन आने वाले कुछ समय में हो सकता है एक सिग्नल दे दिया है कि बढ़ सकती हैं ब्याज दरें। इसको आप कैसे देखते हैं? कविता जी, बिगनिंग ऑफ द ईयर अगर हम क्लॉक पीछे ले चलें तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में क्या चर्चा चल रही थी? चर्चा ये चल रही थी कि यूएस इकॉनमी कितना गिरेगी और किस स्पीड से गिरेगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी या डीप रिसेशन होगा। मगर फेड ने आकर के एकदम पोजीशनिंग चेंज कर दी है। फेड बोल रहा है जी भाई, और मैं कमेंट्री इनकी अगर पढ़ूँ तो फेड कह रहा है कि यूएस इकॉनमी इज मूविंग फ्रॉम मॉडरेट ग्रोथ टू सॉलिड ग्रोथ, from moderate growth to solid growth. Unemployment और US job creation is slow but solid and inflation is elevated. तो उन्होंने यह बोला है एक तरीके से कि भाई जो अमेरिकी इकॉनमी है वह रिसेशन में नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा चेंज है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे दो अजम्पशंस थे, अमेरिका नीचे आएगा और चाइना ऊपर जाएगा। उल्टा हुआ, अमेरिका ऊपर जा रहा है, चाइना नीचे जा रहा है। इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस नियर टर्म में अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर हैं तो आप बोलेंगे जी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं,
इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, क्या मुझे इमर्जिंग मार्केट में जाना चाहिए क्योंकि मुझे अमेरिकन बॉन्ड्स में 4.5 से 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, सो शुड आई कम टू इमर्जिंग मार्केट्स? तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा इमर्जिंग मार्केट फ्लोज में प्रेशर रह सकता है, जो कि देखने को मिल रहा है। जिन स्टॉक्स में लेवरेज ज़्यादा होती है क्योंकि ब्याज दर ऊपर जा रही है, वहाँ कॉस्ट ऑफ लेवरेज बढ़ जाएगी, उनमें असर पड़ेगा। रियल एस्टेट इंफ्रा में असर पड़ेगा क्योंकि उनके अंदर लेवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड्स द रेट ऑफ रिटर्न। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे लगता है कि जो सस्ती होने वाली थी वह अब नहीं होने वाली है क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज़्यादा आगे ठीक हो रही है। चलिए, अब यहाँ पर क्योंकि हम एक त्योहारी मौसम की ओर प्रवेश कर ही चुके हैं गणेश चतुर्थी के साथ साथ, अब बाज़ार में वो सेक्टर्स जो शायद त्योहार के मौसम में आपके लिए सौगात बनकर आएँ और आपको मुनाफे का तोहफा दें, ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स आपकी रडार में स्पेसिफिकली त्योहारी मौसम के लिए हैं? कविता, काफ़ी समय से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि, और शायद हम वह कर भी चुके हैं कि इकोनॉमी का जो शेप है वह के शेप हो रहा है। अब मुझे लगता है कि वो के शेप की जो एक्सट्रीम्स हैं वह करेक्ट हो रहे हैं। अब मैं समझाता हूँ। तो के शेप के टॉप में लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी वॉचेस हैं, लग्जरी ट्रैवल है, और के शेप के बॉटम के अंदर टू व्हीलर्स है, रूरल डिनोमिनेटेड कैटेगरीज हैं, HFCs हैं, रूरल डोमिनेटेड FMCG सेक्टर्स है या प्रोडक्ट्स हैं। मुझे लगता है कि दोनों एक्सट्रीम्स इस समय नैरो डाउन होंगी। तो जो एक्सट्रीम लग्जरी है, एक्सट्रीम मतलब हाउसेस मोर देन 20 करोड़, वॉचेस वर्थ 5 lakhs, कार्स वर्थ 50 lakhs मोर, होटल रूम्स जिसमें आप 25, 30, 40 हज़ार रुपया रोज का दे रहे हैं, बिजनेस क्लास की ट्रैवल। मुझे लगता है जो एक्सट्रीम लग्जरी में जो बिंज आया था वह थोड़ा करेक्ट हो रहा है। एक तो कि लग्जरी की ट्रैवल, एक तो लग्जरी की डिमांड स्लो हो रही है, दूसरा रिप्लेसमेंट डिमांड कम आ रही है, तीसरा मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी थोड़ा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आप नीचे देखें तो मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर सेल्स ठीक हो रही हैं। रूरल डोमिनेटेड FMCG कंपनियां, उनके जो वॉल्यूम डेटा हम देखने इतने बुरे नहीं लग रहे हैं। रूरल रिटेल का डेटा अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं बुरे लग रहे हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट दिस अर्निंग सीजन, जैसे लास्ट ईयर हमें लग्जरी ने सरप्राइज करा था, इस ईयर हमें रूरल डोमिनेटेड सेक्टर सरप्राइज करेंगे। तो किन स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए? काम की बात तो सबसे ज़्यादा हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प एक्सट्रीमली, it is completely dependent on rural demand. Second, value retailing, V-Mart, D-Mart, जो value retailing है उन पे ध्यान रखिए। Urban facing, rural facing FMCG and branded retail companies, जो मास मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, कुछ कंपनियां हैं, अगर हमारे दर्शक देखें तो कुछ कंपनियां हैं जो कि रूरल इंडिया को फाइनेंस करती हैं। मुझे लगता है कि इन 3-4 कैटेगरीज के अंदर थोड़ा सरप्राइज फेस्टिवल सीजन को देखने को मिल सकता है, क्योंकि कार कंपनीज ऑलरेडी हमें बता चुकी हैं वो इन्वेंट्री बिल्टअप कर रही हैं। मारुति जैसी कंपनी कार बिल्टअप कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि वी आर इन फॉर अ माइल्ड सरप्राइज फॉर द रूरल डोमिनेटेड सेक्टर्स एंड अ माइल्ड डिसअपॉइंटमेंट फॉर द अर्बन अर्बन लग्जरी कैटेगरीज। त्योहारों की मैंने बात की, लेकिन एक अहम इवेंट का जिक्र ही करना भूल गई, वो है वर्ल्ड कप। इस पर हमने चर्चा पहले भी कर रखी है इस शो पर। वर्ल्ड कप का एक सिनेरियो भी तो अब की बार त्योहारी सीजन में ऐड हो जाता होगा ना? देखिए, वर्ल्ड कप क्या है जी? वर्ल्ड कप इज समथिंग विच इज ए वंस इन अ 4-year इवेंट। समारोह है हमारे लिए। ये हमारे लिए समारोह है। तो दिवाली, दशहरा हर साल आता है, वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है। और हिंदुस्तान में शायद 2011 के बाद आ रहा है, तो हिंदुस्तान में 12 साल के बाद आ रहा है। तो इंडिया इन वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप इन इंडिया, एंड इफ इंडिया इज प्लेइंग द फाइनल, विंस द वर्ल्ड कप, तो यह एक अनोखा एक अनुभव रहेगा। तो वर्ल्ड कप की वजह से क्या हो सकता है? देखिए, कोई परमानेंट ट्रिगर नहीं है। वर्ल्ड कप की वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है थोड़ा ट्रैवल में एडवांटेज मिले, थोड़ा FMCG कंपनीज को एडवांटेज मिले, थोड़ा उन कंपनीज को एडवांटेज मिले जो कि फूड डिलीवरी में है, जो कि QSR के अंदर हैं। एक डेटा हमने देखा है कि जब भी IPL होता है तो पिज़्ज़ा सेल्स हमेशा ऊपर जाती हैं, ये डेटा है। तो हो सकता है कि इस बार अगर इंडिया सेमीफाइनल में, फाइनल में है, तो उस दिन हिंदुस्तान का जो माहौल रहेगा, लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस, लॉट ऑफ QSR फूड, लॉट ऑफ अल्कोहल, लॉट ऑफ हो हंगामा विल हैपन। तो कैटेगरीज में मुझे हो सकता है कि थोड़ा सा वर्ल्ड कप रश देखने को मिले।
अब कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जहां पर आप थोड़ा सा आगाह या सचेत रहने की सलाह देना चाहेंगे। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट, इंफ्रा पर तो आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया है। इसके अलावा और कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पे थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं, आपको लगता है कि आने वाली तिमाहियों में थोड़ा सा सोच समझ कर चले? देखिए, इस समय मुझे लगता है कि जो मिड कैप पावर कंपनीज हैं, जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं, मिड कैप या स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स हैं, मिड कैप कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं और मिड कैप पीएसयूज हैं, जिनके अंदर बैलेंस शीट ख़राब है या फिर बिजनेस में इतना एडवांटेज नहीं है या फिर प्राइसिंग पावर नहीं है, देव ओनली गॉन अप बिकॉज मार्केट्स हैव गॉन अप। अगर आप पावर कंपनियों में देखें तो कई पावर कंपनीज है जिनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, फिर भी स्टॉक्स आर अप 100 to 200% दिस ईयर। कुछ बहुत ऐसे मिड कैप कुछ ऐसे बहुत पीएसयू बैंक्स हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि दे आर ट्रेडिंग मोर देन द फ्री फ्लोट नाउ, और गवर्नमेंट होल्डिंग क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा है तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आदान प्रदान हो रहा है, वहाँ बिजनेसेस अभी भी ठीक नहीं हुआ है। कुछ ऐसी मिड कैप कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जहाँ पे केवल ऑर्डर बुक बढ़ रही है मगर अर्निंग्स नहीं आ रही है। तो जहाँ पर भी इस समय एक राइजिंग टाइड फिनोमिनन हुआ है, वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सचेत रहना चाहिए। देखिए कविता जी, स्ट्रैटेजी इस मार्केट की सिंपल है। अगर आप 2-3-4 साल का व्यू रहते हैं तो मार्केट में कोई समस्या नहीं है। मार्केट में करेक्शन आएगा मगर वह शैलो करेक्शन रहेगा, क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशन इस समय ज़्यादा नहीं है, ग्लोबली इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बेयर मार्केट इज़ राउंड द कॉर्नर। ओके। फिर बात आती है इलेक्शंस की। अक्सर लोग बोलते हैं जी अगले साल इलेक्शन है, क्या होगा। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई थिंक इट इज़ फ्रॉम वन ऑफ द फॉरेन ब्रोकरेजेस, वह बता रहे हैं कि जो इलेक्शन से पहले हिस्टोरिकली मार्केट 6 months इन द रन अप टू द इलेक्शन नॉर्मली गोज अप बाय अबाउट 5 to 10%। तो प्री इलेक्शन रैली हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से अभी आई नहीं है, वो आ सकती है मगर वो लार्ज कैप स्टॉक्स में आएगी, मिड कैप में नॉर्मली नहीं आती है। फिर आप देखिए आईपीओ मार्केट, इतना कोई बहुत बड़ा आईपीओ नहीं आ रहा है, इतना बहुत कैपिटल इस समय मार्केट से सकआउट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से लिक्विडिटी का इशू हो जाए। तो जो मार्केट की जो नींव है, वह मार्केट की नींव इस समय मजबूत है। अगर आप एक 100 मंजिल की इमारत बना रहे हैं तो 100 मंजिल की इमारत में ज़रूरी नहीं कि रोज़ एक फ्लोर चढ़े, रुक सकते हैं, थक सकते हैं, कभी छुट्टी पे जा सकते हैं, बारिश हो सकती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं हो सकता है, तो कई फैक्टर्स होते हैं। दिशा आपको पता है, आपकी नींव मजबूत है, मगर जो स्पीड थी बस स्पीड में हो सकता है कि थोड़ा धीमापन आ जाए, टायर्ड जिससे हम कहते हैं, हम जिसे कहते हैं सुस्त और रिवर्सल में डिफरेंस है। ओवरऑल पीएसयू बुके को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इनमें अभी भी और दमखम है आगे? कविता जी देखिए, एक तो पीएसयू जो एक प्रकार का पिछले 10 साल पीएसयू स्टॉक्स के लिए लॉस डेकेड थे, क्योंकि सरकार इनके क्लीन अप में थी, पीएसयू बैंक्स को क्लीन अप करा जा रहा था। पीएसयू ऐसे सेक्टर्स के अंदर थे जिसके अंदर ग्रोथ नहीं थी, ऐसे सेक्टर्स के अंदर थे जिसके अंदर ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंस थी। तो पावर के अंदर समस्या थी, कमोडिटीज़ में समस्या थी और बैंक्स को क्लीन अप करा जा रहा था। तो पीएसयू जो सरकार की कंपनियां हैं उनके अंदर सेक्टर में कोई टेलविंड नहीं थी। अब जो पीएसयूज़ हैं उनमें डिफेंस है, डिफेंस को आपने आत्मनिर्भर की वजह से बड़ा करा है, रेलवेज़ में आपने केपेक्स करा है, आपने एक बड़ा बुल रन देखा है इस समय पावर के अंदर, बिकॉज पावर डिमांड हैज़ गॉन हायर, हम बात कर रहे थे शायद 2-3 हफ्ते पहले। और आपने देखा कि कमोडिटी में जो बुल रन है उसकी वजह से उसकी वजह से सेल या फिर नाल्को इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिला है। तो जो बिग पिक्चर फॉर पीएसयू इज़ वेरी डिफरेंट। अब आपको ये समझना है कि पीएसयू में आने वाले समय में क्या हो सकता है। मेरा ये मानना है कि पीएसयू स्टॉक सस्ते थे मगर अब वह सस्ते नहीं हैं, मगर वो इतने महंगे नहीं हैं कि आप उनको बेचते, मगर आप इस समय आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि वह कभी भी 5 से 15% करेक्ट हो सकते हैं या फिर 2 या 3 साल के लिए आपको बड़ा रिटर्न ना दें। अगर आप 1.5-2 साल का फ्लैट रिटर्न या नो रिटर्न टॉलरेट कर सकते हैं या 15-20% वॉलिटिलिटी रिकॉर्ड टॉलरेट कर सकते हैं तो आपको पीएसयूज़ में बने रहना चाहिए। द मैसिव री रेटिंग इन पीएसयूज़, वेदर इट इज़ बैंक्स, वेदर इट इज़ रिसोर्स, वेदर इट इज़ डिफेंस, वेदर इट इज़ रेलवेज, आई थिंक ऑल दैट इज़ ओवर। एक पीएसयू से हटकर अब थोड़ा सा प्राइवेट बैंकिंग की ओर बढ़ते हैं, एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। और जहां सीएफओ ने जो एनालिस्ट के साथ मीट की है, जो चिंताएं जताई हैं, उन चिंताओं को बाजार ने कुछ बहुत अच्छे से नहीं लिया। हमने देखा स्टॉक टूटा, लेकिन अब क्या यही एक मौका है जहां पर इसको लंबी अवधि के लिए दाव लगाया जा सकता है या एक आधा तिमाही के लिए दाव लगाया जा सकता है? इस पूरे इवेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मर्जर को लेकर चिंताएं थी, उसकी वजह से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, मगर मर्जर के बाद जो सीएफओ साहब ने बताया
वह हालांकि नई बात नहीं थी, मगर कई बार आप कड़वा सच जब दोबारा दोबारा बोलते हैं तो कड़वा सच तो कड़वा सच ही रहता है और कड़वा लगता और है। कड़वा लगता है। तो उन्होंने वही दोहराया जो उन्होंने पहले बोला था, मगर शायद मार्केट प्रिपेयर्ड नहीं था। मार्केट को लग रहा था कि ग्रोथ की वजह से, अंडरलाइंग लिक्विडिटी की वजह से, या फिर जो बेनिफिट्स आएंगे मर्जर के, वह 3 क्वार्टर की बजाय 2 क्वार्टर में आएंगे। मुझे सीएफओ साहब ने कहा नहीं जी, लिक्विडिटी है बैलेंस शीट में, निम्स प्रेशर में रहेंगे। तो मार्केट कह रहा है कि भाई वाई शुड आई गो फॉर एचडीएफसी बैंक when I'm getting other banks which are giving me better margin, better entry points and a better play on India in the short term. तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जहाँ पर आपको ग्रोथ दिखती है मार्केट वहाँ चला जाता है। तो अब जो एचडीएफसी बैंक है वह अब उन लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए जो कि वास्तव में मार्केट में लंबी अवधि के लिए आए। देखिए, बोलना और करने में डिफरेंस है, बोलना और करने में डिफरेंस होता है। अगर आप 6-8 महीना एचडीएफसी बैंक में बैठे रह सकते हैं बिना रोज भाव को लेकर के विचलित हुए, तो इन्वेस्ट करिए। फ्रेंचाइज की वैल्यू बहुत बढ़िया है, कब आएगा ऊपर मुझे ये नहीं पता, मगर ऊपर ज़रूर आएगा। हो सकता है अगले महीने आ जाए या अगले 2 साल बाद आए, तो वह हमें नहीं पता लगता है, हमें टाइमिंग नहीं पता लगती, पर हमें इतना पता है कि भाई अगर डायरेक्शन क्या है। बिल्कुल। लार्ज कैप और मिड कैप की बात करते हैं, या मिड कैप स्मॉल कैप की बात करते हैं, यहाँ पर क्या ट्रेंड रिवर्सल एक तरह से क्या शुरू हो चुका है, ऐसा मान लेना चाहिए? नहीं, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं आप पेंट कर सकते कि मिड कैप क्या होता है। छोटी कंपनियां जो होती हैं वो मिड कैप होती हैं, जो बहुत छोटी कंपनियां स्मॉल कैप होती हैं, और एकदम जो माइक्रो कंपनीज होती हैं उनको हम एसएमई सेगमेंट में देखते हैं। हर कंपनी की का जो रुख होता है वो अलग होता है, हर कंपनी की जो दिशा होती है वो अलग होती है, हर कंपनी के अंदर जो फैक्टर्स एट प्ले हैं वो अलग होते हैं। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम नहीं ले सकते। अक्सर मैं देखता हूँ लोगों को जी वो मिड कैप का पी मल्टीपल देखते हैं, हाँ, वो सेंसेक्स का एग्रीगेट पी मल्टीपल देखते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अब इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें, दैट इज़ अ बेटर आइडिया। देखिए, एशियन पेंट्स की बात करते हैं, बड़ी कंपनी है मगर पी मल्टीपल उसका महंगा है। मगर आप मिड कैप में बात करें तो मिड कैप के अंदर ऐसी बहुत कंपनीज हैं जहाँ का पी मल्टीपल सस्ता है मगर फिर भी बिजनेस अच्छा नहीं है। हाँ। तो जस्ट बिकॉज इट इज़ मिड कैप डज नॉट मीन इट इज़ बैड, जस्ट बिकॉज इट इज़ लार्ज कैप डज नॉट मेक इट गुड। बिल्कुल। मिड कैप के अंदर वैल्यूएशन कंफर्ट जो था इस समय इतना नहीं है, मगर उस समय इंडिविजुअल कंपनीज पे आप नज़र बनाइए। आई थिंक यू विल बी इन अ मार्केट फॉर नेक्स्ट 6 months वेयर द गेन्स वुड बी वेरी, मार्केट एक्शन बड़ा डिस्पैरिटी आपको दिखाएगा। मिड कैप के अंदर 20% विल बी हायर, 20%, 30% विल बी लोअर, एंड 30-40% ऑफ द मिड कैप विल नॉट डू एनीथिंग। इसी फिल्टर की जरूरत है, क्योंकि अब तो सब कुछ ही ऊपर है, सारे ही वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो ये फिल्टर आउट होने में शायद टाइम लग जाए थोड़ा। देखिए, मार्केट में हम एक राइजिंग टी फिनोमिनन बोलते हैं। जब मार्केट के अंदर बुल रन आता है सब ऊपर जाता सब है। ऊपर जा रहा है, बिल्कुल। मैं फ़ोन को उठाऊंगा, दोनों हाथ से उठाऊंगा, इसके ऊपर कुछ रख दूंगा, वो ऊपर जाएगा, उसको राइजिंग टाइड फिनोमिनन बोलते हैं। पर जब मार्केट की टाइड घूमती है या फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हम अंग्रेजी में कहावत कहते हैं कि द व्हीट इज सेपरेटेड फ्रॉम द शैफ, गेहूँ को धान से निकाल दिया जाता है। और एक और कहावत अंग्रेजी में, मैन आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉयज़। तो मेरे को लगता है मिड और स्मॉल कैप में वह होने वाला है। तो गेहूं कौन कौन होंगे मिड और स्मॉल कैप में आपके मुताबिक? धान मेरे ख्याल से आप बता चुके हैं पहले। नहीं, देखिए गेहूँ क्या होगा इसमें, एक सिंपल एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मुझे लगता है कि रूरल फेसिंग बिजनेसेस जो हैं उनके अंदर काफ़ी इस समय बेरिशनेस हो चुकी है। सबको लगता है लग्जरी विल ओनली डू वेल एंड रूरल इंडिया विल नॉट डू वेल। ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ साल पहले लग्जरी वॉज नॉट डूइंग वेल, रूरल इंडिया वॉज डूइंग वेल। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ परिवर्तन आ रहा है, बेस इफेक्ट आ चुका है। मानसून को लेकर के मार्केट की चिंताएं कुछ ज़्यादा ही हो चुकी हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग थीम जो अभी भी मल्टी ईयर थीम है, हालांकि मिड कैप मल्टी ईयर थीम है, मल्टी ईयर थीम है। किस बिना पर मैन्युफैक्चरिंग? बिना पर तो देखिए, हम पुराना हिस्ट्री देखते हैं और जब आसपास लोगों से मैं बात करता हूँ, तो जब मारुति आई थी, जब मारुति हिंदुस्तान में आई थी सुजुकी के साथ, तो मारुति गाड़ी की वजह से पूरा कार का इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। जी जब आया इंडिया में, उसके बाद इंडिया में आईटी इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। अब इंडिया में एप्पल आ चुका है। एप्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस्ड कंपनी इन द वर्ल्ड। डिज़ाइन में इनकी महारत है और सोफिस्टिकेशन में इनकी अव्वल नंबर पर आते हैं वो। दे बिलीव इन अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बिकॉज दैट इज़ द प्राइसिंग ऑफ एप्पल एंड दैट इज़ एक्सपीरियंस ऑफ एप्पल। अगर एप्पल इंडिया में बनने लगा है तो जाहिर है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर या तो स्किल है या एबिलिटी है। तो अगर एप्पल जैसी कंपनी इंडिया में महारत ढूंढ सकती है, तो मेरा मानना है कि दूसरे लोग और उसको मानेंगे ही मानेंगे और एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। मैं शायद 2 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स इन अ कैंपस दिस टाइम इज कमिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। मैंने आज तक नहीं पढ़ा है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। इंडिया में हिस्टोरिकली हमेशा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जॉब्स क्रिएट होती हैं, कोडिंग की जॉब्स क्रिएट होती हैं। आप हमेशा
देखते हैं कि गूगल, अमेज़ॉन या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स की जॉब क्रिएट होती है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब मैंने और आपने कभी नहीं सुनी। तो क्या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है? और इसके कुछ एविडेंस होते हैं, कहाँ पे जॉब क्रिएट हो रही है, किस प्रकार की हेडलाइन हो रही है। जब एप्पल 15 लॉन्च हुआ था ना, जी हाँ जी, 15 लॉन्च हुआ है, तो आईफोन 15 जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम इस बार मेड इन इंडिया फ़ोन बेचेंगे। तो कहाँ बेच रहे हैं तो डिटेल्स हमें नहीं पता है, बट सोचिए जो आज एक सपना आता है हकीकत हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एप्पल अब इंडिया में मेड इन फ़ोन बना रहा है जो कि दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और मैन्युफैक्चरिंग, ऑल्टरनेट एनर्जी, आई थिंक ऑल्टरनेट एनर्जी इज़ द रियल डील है। हम जिस भी लोगों से बात करें सब हमें बोल रहे हैं ऑल्टरनेट एनर्जी का जो चक्र है इस समय रियल चक्र है। उस चक्र के अंदर मुझे लगता है कि इस समय इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। इसमें बहुत बड़ी कंपनियां नहीं हैं, नीश कंपनीज हैं, उनमें आपको ज़रूर इस समय नज़र रखनी चाहिए, स्पेशलाइज मिड कैप IT कंपनीज। और मुझे यह भी लग रहा है कि मैं सोच रहा था कि भाई अगला क्या हो सकता है। हम जब बात कर रहे थे कि बैंक IT कंपनीज विल ओनली कम बैक व्हेन US इकॉनमी कम्स बैक। अब US इकॉनमी वापस आ रही है तो मुझे लगता है कि मिड टियर और लार्ज कैप IT के अंदर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सेक्टोरल पोजीशंस जो है यहाँ पर देखकर बनाई जा सकती है। लेकिन साथ ही जो अधिकतर लोग सवाल पूछते हैं वो ये भी है कि क्या लार्ज कैप के वैल्यूएशंस अब थोड़े से कंफर्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए वो महंगे नहीं है, दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सो आई थिंक दे आर नॉट इन अ बबल रेंज। तो मुझे नहीं लगता है कि अनकंफर्टेबल वो हुए थे। तो जो चीज़ अनकंफर्टेबल नहीं है काय को दिमाग लगाना फिर। बिल्कुल। तो पोर्टफोलियो लेवल पर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करती हैं, कितना रिस्क प्रोफाइल है आपका उस पर डिपेंड करती है, लेकिन क्या रीबैलेंसिंग का समय है ये? वैसे तो करना ही चाहिए अगर पोर्टफोलियो लेवल पर देखा जाए 6 महीने में एक आध बार, बट अभी क्या थोड़ा सा मिड कैप स्पेस से हल्का हो जाना चाहिए और कहीं पर और एलोकेट करना चाहिए? देखिए आप इस लेवल पर हैं, अगर आप शेयर में प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ मिड एंड स्मॉल कैप जहाँ पे 200, 300% उछाल है, तो यू मे लूज द नेक्स्ट 10-15% ऑन द टेबल। अच्छा। और अपसाइड मार्केट में आ सकती है 10-15%। मार्केट का टॉप कॉल आउट करना कविता जी बहुत मुश्किल है, और शायद वो तो ब्रह्मांड की शुरुआत करने के जैसे तो वो तो बहुत मुश्किल है। मगर क्या इस लेवल पर अगर आप बेच रहे हैं तो आपको लुक बैक करके बहुत प्रायश्चित होगा? क्या यहाँ से स्टॉक्स जो 100 के 300 में, क्या 300 से 600 हो सकते हैं, तभी आपको दुख होगा ना जी। तो मुझे लगता है कि जो अपसाइड है वो जीरो नहीं है मगर वो लिमिटेड है, और डाउनसाइड इस समय ज़्यादा है। तो अगर आप इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो आई थिंक यू विल नॉट फील वेरी बैड अबाउट इट। मगर आपको एक चीज़ ये बांध लेनी चाहिए गढ़ में कि मार्केट का ना बॉटम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना टॉप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये शायद अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू से इज दैट जो आपने इन्वेस्टमेंट करा था, अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और अगर आप इस समय अपना होम लोन 9-9.5% का चुका सकते हैं, तो इज़ दैट अ बेटर आइडिया? द आंसर टू दैट इज़ यस। स्टॉक्स बेच करके अगर आप एक 9% का बॉन्ड, जो होम लोन का बॉन्ड एक प्रकार का आपका है, वो चुका सकते हैं, या फिर आप एक बड़ी गोल्ड में थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने डेट कमिटमेंट्स नीचे ला सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर आइडिया। देखिए आपकी होम लोन की कॉस्ट जो है 9% है। बिल्कुल। हाँ। तो क्या मिड कैप स्टॉक्स ऐसे 10-15% ऊपर चल सकते हैं? चल सकते हैं। मगर क्या आप बेच करके उसी से अपना होम लोन या कार लोन चुका सकते हैं? आई थिंक दैट इज़ अ बेटर एडवाइस। ये तर्ज पर आपको रीबैलेंस का निर्णय लेना देखिए चाहिए। आपकी कॉस्ट ऑफ होम लोन इज 9.5%, 9 to 9.5%, एंड योर कार लोन वुड बी बिटवीन 12 to 14%। योर पर्सनल लोन वुड बी मच मोर देन दैट। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल है जहाँ पर आप 27-28% ब्याज दे रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू पे दैट, बिकॉज यहाँ से मिड कैप्स और 50% लगता नहीं है अगले 6 महीने में जाएंगे। चलिए समय खत्म हो गया, लेकिन फिर आखिरी सवाल पूछना बनता ही है। अब तिमाही नतीजों का मौसम शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते, मेरे ख्याल से बहुत लंबा वीकेंड भी है जो निकुंज सर तो नहीं ले रहे होंगे और हम भी नहीं ले रहे होंगे क्योंकि हम ये पेशकश लेकर आएंगे, लेकिन आपकी नज़र कहाँ कहाँ होगी? इस समय तो मैं वीकेंड की प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? कहीं मतलब कुछ काम मिल आने जाए, वाला है, कहीं मतलब कुछ काम आएगा कहीं हमारे कुछ लिए। मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। लंबा वीकेंड आ रहा है। देखिए इस बार 15 अगस्त वाज ट्यूसडे, हाँ जी। गणपति विसर्जन वाज आल्सो ट्यूसडे, सो टेक्निकली लंबा वीकेंड मिला ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक बड़ी अच्छी मेल भेजी आज, 1 तारीख की शूट कैंसिल हो गई है। तो हो सकता है लंबा वीकेंड मिल जाए इस बार। नहीं तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या क्या नज़र में रहता है और चर्चा में भी आता है। बहरहाल इसको हम यहीं पर समेटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका प्यार हम पर बरसता रहे। सवाल और जितने भी आप हमारे साथ शो पे शिरकत भी करना चाहते हैं तो उसकी मंशा भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर यूट्यूब पे हमको देख रहे हैं तो। नमस्कार।